हाँ, मैं आपसे बोल रहा था सोने के बारे में। सोने के 1 ग्राम तार को इतना लंबा खींचा जा सकता है कि 1 किलोमीटर लंबा तार हो जाएगा, जब प्योर फॉर्म में सोना होगा तब। तो प्योर फॉर्म में सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, और वो प्योर फॉर्म में जो है उसको इतना लंबा खींचा जा सकता है, तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा वो जो है वो उसमें कितनी ज्यादा क्वालिटी होती है, या कितना ज्यादा नरम होता है। तो जब वो नरम होता है, अगर वो उस प्योर फॉर्म में अगर हम गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनेंगे, तो कोई भी अगर बच्चे ने गलती से अगर उसको खींच दिया, तो एक जो है वो जो कान की रिंग है वो खींचकर जो है वो लंबी हो जाएगी। आप सोच सकते हो ऐसे पहनना, जेवर ऐसे पहने जा सकते हैं क्या? जो किसी ने हाथ से ही मोड़ा तो वो मुड़ गया, लौंग के जो है वो कुछ भी बना लिया। लेकिन कितना अच्छा होगा ना, मिट्टी जैसे होंगे। अपन ने इधर से तोड़ा, उसको थोड़ा सा तोड़ा, और एक मम्मी ने एक कान का बुंदा तोड़ा और उसको दो तोड़ के दो बच्चियों के लिए लौंग बना दी। अच्छा नहीं होगा कि अच्छा होगा मेरे ख्याल से तो। नहीं, नहीं होगा। वो टूटता जाएगा लगातार और वो कम होता जाएगा। वो उसके ऐसे गुण, वो ये जो है उसका गुण भी है और अवगुण भी है। गुण किस लिए है? क्योंकि अगर जितना लंबा उसको खींचा जा सकता है, जितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है, उससे उतनी ही सुंदर उसकी डिजाइनिंग की जा सकती है, उससे उतनी ही सुंदर जो है उसमें कलाकृति उसमें दिखाई जा सकती है। अवगुण क्यों है? क्योंकि वो सस्टेन नहीं करेगा, ज्यादा लंबा टिक नहीं पाएगा, धीरे धीरे जो है वो घुल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, हमारे हाथों में फ्रिक्शन के कारण से खत्म हो जाएगा वो। अगर हम हाथ में रगड़ देंगे, बहुत सारा सोना हमारे हाथ पे लग जाएगा। तो वो अवगुण भी है उसका और गुण भी है। तो उसको ऐसी इस क्वालिटी को दूर करने के लिए सोने में जो है वो कुछ मात्रा में चांदी मिला दी जाती है। सोने में चांदी मिला देते हैं, तो फिर उसके जो आभूषण बनते हैं वो जो है वो कड़क कर देते हैं उसको। फिर वो जो है वो आसानी से नहीं टूटता है, उसको गलाना पड़ता है फिर। तो उसमें चांदी या फिर कोई और धातु भी मिला सकते हैं, कॉपर भी मिलाया जाता है कई जगह पर। तो वो जब हम सोना खरीदते हैं तो वो फिर 24 कैरेट से घटकर 23 कैरेट, 22 कैरेट या 21 कैरेट का हो जाता है। उसके कारण से जो है वो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है थोड़ी सी, और वो जो है थोड़ा सा कड़क भी हो जाता है, जिसके कारण से गहने जो है वो बन पाते हैं, और सोने पर जो है इतनी सुंदर सुंदर डिजाइनिंग की जाती है। तो आपने देखा होगा कई जो नेकलेस वगैरह होते हैं उस पर कितनी बारीक डिजाइनिंग रहती है। वो बारीक डिजाइनिंग इसी कारण से पॉसिबल हो पाती है क्योंकि तार जो है सोने का वो बहुत पतला हो सकता है। जितना पतला तार होगा उतनी खूबसूरत जो है उस पर डिजाइनिंग की जा सकती है। तो एक मिश्र धातु का उदाहरण ये भी था जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वापस स्क्रीन पर आते हैं, और हम जो आप चर्चा कर रहे हैं वो विलियम के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। विलियम के गुणों के बारे में हम देख चुके हैं। विलियम एक सामान्य मिश्रण होता है, वो आसानी से घुल जाता है पानी में। कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। इसका मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता प्रकाश का, देख चुके हैं हम ये चीज। ये टेबल भी देख चुके हैं, टिंडर प्रभाव भी देख चुके हैं। हाँ, अब आता है निलंबन के गुण और कोलाइड के गुण। ये वाला टॉपिक जरूरी है समझना, क्योंकि इस पर ही जो है वो एक प्रैक्टिकल आता है आपको करने के लिए। और यही चीज जो है वो आपको उसमें क्वेश्चन के रूप में भी आ सकती है। तो आपके सामने निलंबन के गुण हैं। पहले मैं निलंबन पे बात कर लेता हूँ, फिर कोलाइड विलयन पे बात करूंगा। तो निलंबन जो है वो एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन पहली बात तो हमको कब मिला था वो याद रख लो। निलंबन वो बोल रहे हैं ना, पानी में क्या घोला था जब निलंबन मिला था? पानी में क्या घोला था कि निलंबन मिला था? आटा घोला था। पानी में हमने क्या घोला था? आटा घोला था, तब हमको निलंबन मिला था, है ना? तो अब इसके गुण देख लेते हैं। ये एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही बात है, ये विषमांगी था। आपने देखा था कि पूरी तरह से आटा घुला नहीं था। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। वो नीचे बैठ गया था, उसके पहले भी जब हम उसको घुमा रहे थे उंगली से, तो भी उसके कण आसानी से देखे जा सकते थे। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। मतलब टिंडा प्रभाव प्रदर्शित करेगा। यदि हम आटे में जो है वो लाइट मारेंगे तो वो टिंडा प्रभाव प्रदर्शित करेगा, बिल्कुल उसके मार्ग को दृष्टिगोचर कर देगा। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। निलंबन को हम अगर खाली छोड़ दें तो आटा जो है वो कहाँ बैठ जाता है? इसकी तली में बैठ जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है? निलंबन के कण कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। उसके बाद आखिरी पॉइंट है, छानन विधि के द्वारा इन कणों कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। अगर हम आटे को छाने तो हम आटा जो है उसको ऊपर प्राप्त कर सकते हैं, छन्नी पर जो है उसको प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण क्या है निलंबन के? पानी में आटा, पानी में चाय पत्ती, पानी में चौक, है ना? ये बेसिक उदाहरण है निलंबन के। यदि हम आटा घोलेंगे तो पानी में चाय पत्ती घोलेंगे तो चाय पत्ती देखो आपको उसका कलर छोड़ देती है, लेकिन चाय पत्ती छन्नी में छन सकती है, बिल्कुल अलग हो जाती है वो। पानी में चौक अगर घोलते हैं तो भी चौक थोड़ा बहुत रंग जरूर छोड़ देती है, लेकिन उसके बाद भी
पूरी तरह से नहीं घुल पाती है क्योंकि पीओपी की बनी हुई होती है वो। तो और इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आप अपने दिमाग से सोचिए निलंबन के और ज्यादा कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, हम क्या किसमें क्या घोलें कि हमको निलंबन प्राप्त हो। और एक बार आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो कि भाई अगर जैसे एक एमसील का उदाहरण पूछा था ना उन्होंने कि ये ठोस है द्रव है क्या है, क्योंकि वो वैसी अवस्था में, वैसे आप यहाँ पर भी पूछ सकते हो कि अगर हम इसको इसमें घोलें तो निलंबन प्राप्त होगा कि नहीं, अगर इसको इसमें घोलें तो निलंबन प्राप्त होगा कि नहीं, है ना। तो आप बिल्कुल ध्यान दे सकते हो। तो ये 5 गुण है। पहली बात तो इसको याद रखना है आपको, ये एक विषमांगी मिश्रण है। फिर उसके बाद ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। फिर उसके बाद ये इसके कण जो है वो प्रकाश के किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग क्या हो जाता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। मतलब सीधी सी बात, इस लाइन को लिख सकते हो आप, इसके कण टिंडर प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, या फिर निलंबन जो है वो टिंडर प्रभाव प्रदर्शित करता है। सीधी सी बात में ये भी लिख सकते हो आप। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो क्या हो जाते हैं, इसके कण जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। अपन ने देखा था आटा नीचे बैठ गया था, तो निलंबन क्या होता है, अस्थायी होता है। और छानन विधि के द्वारा इसको पृथक किया जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद क्या था, इसके बाद यदि हम बात करें कोलाइड्स की, कोलाइड के गुणधर्म क्या होते हैं। कोलाइड कब मिला था हमको, पानी में हमने क्या घोला था जो कोलाइड मिल गया था, पानी में हमने घोला था दूध, जिसके कारण से हमको क्या मिल गया था, कोलाइड मिल गया था। तो ये सामांगी है कि विषमांगी, पहला आता है सामांगी है कि विषमांगी, तो ये विषमांगी है। आप बोलोगे ये तो पूरी तरह से घुल गया था, उसके बाद भी सामांगी क्यों नहीं बोल रहे हो। तो केवल कोलाइड के विषय में ऐसा बोला जाता है, इसके कण जो है वो मीडियम साइज के होते हैं, और इसको हम जो है वो विषमांगी में लेते हैं। अजीब सा इत्तेफाक है, लेकिन हाँ कोलाइड यदि है तो आपको जो है उसको विषमांगी में लेना ही पड़ेगा। इसमें क्यों क्यों इसको ऐसा लेते हैं, क्योंकि देखो आप विलयन में जब हमने शक्कर घोली थी तो पूरी तरह से घुल गई थी, इसलिए उसको हमने क्या बोला था, सामांगी बोला था। और यहाँ पर अगर हम निलंबन की बात करें तो उसमें आटा घोला था, वो पूरी तरह से घुला नहीं था। रेत अगर घोले तो भी नहीं घुलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, विषमांगी बोलते हैं। लेकिन यदि हम दूध की बात करें, दूध घोलें तो दूध जो है वो पानी में घुल तो जाता है, लेकिन उसके कण जो है वो आसानी से पानी में देखे जा सकते हैं, है ना। इसलिए दूध के कण के कारण जैसे दूध डालोगे आप देखोगे पानी का रंग जो है वो सफेद हो जाता है। इसी कारण से जो है वो हम दूध के लिए बोलते हैं कि ये कोलाइड है। और कोलाइड जो है वो कैसे होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं, क्योंकि इसके कण जो है वो दूध पानी में पूरी तरह से फैल गए हैं। वो पानी के कण नहीं दिखाई दे रहे हैं हमको, दूध के कण दिखाई दे रहे हैं। इसके कारण से हम बोलेंगे कि ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। पानी में तो घोल दिया आपने, दिख गए, लेकिन आप अगर दूध में देखोगे तो दूध को कणों के रूप में नहीं देखा जा सकता आपको। दूध भी बेसिकली पानी का मिक्सचर है, लेकिन अगर उसमें जो घुला हुआ है, अभी इसमें आपको पता चलेगा। कोलाइड जो है वो दो चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेप अवस्था। उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे। तो वही की बात हो रही है यहाँ पर। उसको पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता, दूध के कणों को अलग से हम आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, है ना। लेकिन इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश किरण को फैला देते हैं और उसका मार्ग क्या बना देते हैं, दृश्य बना देते हैं। मतलब क्या करते हैं, ये टिंडर प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। दूध के कण जो है वो इतने बड़े होते हैं कि वो टिंडर प्रभाव प्रदर्शित कर देते हैं, या फिर प्रकाश किरण का मार्ग को दृश्य बना देते हैं। उसके बाद इसको अगर शांत छोड़ दें हम, तो जो है इसके कण तल पर बैठते नहीं है। तब ये कल तल पर बैठते नहीं है, यहाँ पर नहीं शब्द आएगा, है ना। ये जो है वो तल पर बैठते नहीं है। नहीं बैठते हैं अर्थात कैसे होते हैं, ये स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। फिर उसके बाद ये छानन विधि के द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। इसको छान कर, दूध को छान कर अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मलाई अलग की जा सकती है, लेकिन दूध को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन एक विशेष विधि है जिसके द्वारा जो है वो इसको अलग किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण क्या होता है, अगली क्लास में आएगा ये, है ना। अगली क्लास में जब आपकी जैसे अगली एक दो क्लास में जो है वो आपको पता चल जाएगा अपकेंद्रीकरण हम किसको बोलते हैं। अपकेंद्रीकरण एक मेथड है जिसके तहत जो है वो दूध को पानी से अलग किया जा सकता है। अजीब नहीं है। हम बोल रहे हैं दूध के कणों को जो है वो छान कर पृथक नहीं किया जा सकता। अभी आपसे बोला ना मैंने कि अगर हम छन्नी से छाने उसको तो दूध को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन बोल रहे एक मेथड है अपकेंद्रीकरण जिसको बोलते हैं, उसके तहत दूध को जो है हम वो अलग कर सकते हैं पानी से। अजीब बात है ना, अपकेंद्रीकरण के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जस्ट इसके बाद आपका जो है वो अपकेंद्रीकरण शुरू होगा। अभी के लिए विलयन को विलयन निलंबन कोलाइडी विलयन में जो है वो
इतना ही था। इसके बाद क्या, इसके बाद एक अपन बुक पर आते हैं, और मैं आपको बुक में बताता हूँ कि वो बुक में एक एक पोर्शन है विलियन का, जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन है। वो क्या है वो देख लेते हैं अपन, और ये वाला आधा चैप्टर आपका इसके साथ ही खत्म हो जाएगा, है ना। वो न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए, वो न्यूमेरिकल मैं बुक से समझा रहा हूँ आपको, ताकि वो समझ में भी आ जाए आपको ज्यादा। उसमें न्यूमेरिकल खैर इस क्योंकि चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव आना है, वो न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो अब मैं क्या बताता हूँ, हाँ मेरे को याद आ गई, मैं भूल गया था एक बात आपको बताना। मैं आपको बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि एक और चीज होती है विलयन में, वो कॉन्सेप्ट होता है संतृप्त अवस्था और असंतृप्त अवस्था। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, उसको क्या बोलते हैं एक बार वो समझ लो आप, ताकि आपको मैं आगे बता सकूं। दो तीन बातें होती हैं विलयन के केस में। वो दो तीन बातें क्या होती हैं, इसको मैं हटा दूं, दूसरी स्लाइड ले आता हूँ मैं पेन की। देखो दो टर्म है जो बहुत ज्यादा यूज की जाती है, एक होता है तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। ये जो है वो बहुत बार यूज किया जाएगा अपने यहाँ केमिस्ट्री में, जो है वो साइंस में बहुत जगह यूज किया जाता है, तनु और सांद्र। तनु और सांद्र। अब ये तनु और सांद्र क्या होते हैं, तनु मतलब होता है अभी अभी के लिए जो हम जनरल फॉर्म में याद करें ना, तो ये दोनों जो है कंपैरिजन वो है, मतलब तुलनात्मक शब्द हैं, तुलनात्मक शब्द हैं। अभी तुलनात्मक शब्द क्या होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं। मैंने आपकी क्लास में पढ़ाया नहीं है वैसे, लेकिन मेरे को कुछ तो पता है, कुछ कुछ बच्चों के बारे में कुछ पता है। जैसे अब मैं बात करूं यदि कि उदाहरण ले सकता हूँ तुम तीनों का, जय, ऋषि, जीत। कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी हो तो बता दो, क्योंकि मैं तुम्हारी क्लास में और बाकी बच्चों को नहीं जानता हूँ। गर्ल्स में मैंने देखा है तो सबको बैठे हुए देखा है, खड़े हुए नहीं देखा। याद भी नहीं है, तो तुम लोग को ज्यादा देखा है इसलिए तुम लोग का उदाहरण लेके बोल रहा हूँ। यदि मैं बोलूं आपसे कि ऋषि की हाइट कम है, ऋषि ऋषि को सब जानते हैं ना, ऋषि की हाइट कम है, तो मुझे बताना पड़ेगा कंपेयर किससे कर रहा हूं मैं। तो मुझे बताना पड़ेगा कि ऋषि की हाइट जय से कम है ना, बताना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन मैं यदि बोलूं कि ऋषि की हाइट जो है वो जीत से कम है, तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जीत की हाइट और कम है ऋषि से। उदाहरण ले लो, मुझे मालूम है दोनों बराबर होंगे। आपके सामने तीन बच्चे हैं, जय सबसे हाइट उसकी ज्यादा है, फिर उसके बाद किसकी है, ऋषि की है, उसके बाद किसकी है, जीत की है। यदि मैं बोलूं ऋषि की हाइट कम है, तो मुझे बताना पड़ेगा किसकी हाइट से, जय की हाइट से कम है ना। और यदि मैं बोलूं ऋषि की हाइट अगर ज्यादा है, तो मुझे बताना पड़ेगा किसकी हाइट से ज्यादा, जैसे हाइट की, जैसे बड़ा है क्या वो, नहीं, वो किससे बड़ा है, जीत से बड़ा है ना। मतलब क्या कर रहा हूं मैं, अगर हाइट की तुलना तुलना कर रहा हूं यहाँ पर, ये होते हैं तुलनांकी शब्द। हाइट अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक बच्चा जो है वो किसी से मोटा है, तो मुझे बताना पड़ेगा किससे मोटा है। यदि बात लीजिए मेरी मैं अपना उदाहरण लेता हूँ, मैं अगर मोटा हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा किससे मोटा हूँ मैं, क्योंकि मुझसे मोटा भी कोई बंदा हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है वो क्या होती है, तुलनांकी शब्द होते हैं। सेम केस आ जाता है तनु और सांद्र के बारे में भी। तनु और सांद्र जो है वो तुलनात्मक शब्द हैं। तनु, तनु जो नॉर्मली यूज किया जाता है पतले के लिए, किसी पतले विलयन के लिए जो है वो तनु यूज किया जाता है, और सांद्र मतलब यूज किया जाता है गाढ़े के लिए, कोई गाढ़ा। ये जो है वो कॉमन टर्म में बता दिया मैंने आपको, लेकिन इसका यूज नहीं करते हम पतले और गाढ़े के लिए। लेकिन हाँ, इससे आप कंपेयर कर सकते हो, जो पतला होता है उसको तनु बोलते हैं और सांद्र बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में कई जगह पर नाम आएगा, तनु HCl, तनु अम्ल, ऐसा आएगा तनु अम्ल, या फिर तनु अम्ल का नाम लिख देंगे, हो सकता है अम्ल का, तो बोल देंगे तनु HCl। ये HCl जो है वो अम्ल का नाम है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, शायद आपने देखा भी होगा, मैं हमने दिखाया होगा आपको, तनु अम्ल। या फिर हम बोल सकते हैं तनु H2SO4, ये भी एक अम्ल है, तनु H2SO4, H2SO4। या फिर हो सकता है वो सांद्र H2SO4, आगे ऐसा लिखा रहेगा सांद्र H2SO4,
तो दोनों ही कंपेरेबल टर्म है, दोनों ही कंपेयर किया जा सकता है। अब आपका आपके सामने अगर आप बोल रहे हो कि तनु HCl बोल रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए वो तनु का जो है वो वैल्यू कितनी है, उस तनु की वैल्यू कितनी है, आप किसके सामने बोल रहे हो उसको, है ना। तो नॉर्मली आप केवल इतना याद रखो, जो पतला होता है, जो कम क्रियाशील होता है, उसको हम तनु बोलते हैं, और जो गाढ़ा होता है, जो ज्यादा पावरफुल होता है, उसको हम सांद्र बोलते हैं। तनु HCl और आप खुद अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। आपके सामने दो हमने रखे हुए हैं, तनु HCl और सांद्र HCl, ज्यादा इफेक्टिव या फिर ज्यादा ताकतवर कौन होगा? ज्यादा ताकतवर कौन होगा? सांद्र HCl, क्योंकि वो गाढ़ा है ना। वो गाढ़ा है तो उसके पास जो है वो जो आयंस होंगे, या फिर आप उसके बारे में चर्चा बाद, वो आपको कोर्स में नहीं है, वो समझ में भी नहीं आएगा। अभी के लिए केवल इतना याद रखो कि जो सांद्र है वो ज्यादा ताकतवर है, तनु जो है वो पतला होगा और कमजोर होगा। तो आपको ये बात याद रखना है इसके बारे में। ठीक, तनु और सांद्र हो गए। इसके बाद में यदि बात करूं आपसे, इसके बाद एक और टर्म यूज की जाती है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त, दो तीन टर्म यूज की जाती है। पहला है संतृप्त, दूसरा है असंतृप्त, तीसरा है अति संतृप्त। राइटिंग पे ध्यान ना दें, है ना। संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। अब होता क्या है, हम नमक घोल रहे हैं पानी में। हमारे पास 3 गिलास हैं। ये 3 गिलास हैं, तीनों में ही जो है वो पानी भरा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब आपको मालूम है पानी एक पदार्थ है, और इसके बीच जो है वो रिक्त स्थान पाया जाएगा। हमने जो है इसमें नमक घोला, नमक 1 चम्मच घोला। वो नमक जो है वो पूरी तरह से पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हमको नमक का नामो निशान नहीं मिला, है ना, पूरी तरह से घुल गया। लेकिन मैं दूसरे चम्मच और डालता हूँ, वो भी घुल गया, तीसरी चम्मच और डालता हूँ, वो भी घुल गया, चौथी चम्मच और डालता हूँ। एक समय ऐसा आएगा कि नमक जो है, नमक के कण जो है वो पानी के कण में जितना भी रिक्त स्थान होगा सबको फुलफिल कर देंगे, पूरी तरह से भर देंगे। और जब वो पूरी तरह से भर जाएगा, तो और नमक यदि मैं डालता हूँ, तो अब पानी के कणों के बीच जब जगह ही नहीं है, तो वो नमक कहाँ सेटल होगा? तो वो घुलना जो है वो बंद हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मैंने क्या करा, नमक का एक पानी का बॉक्स लिया, उसमें जो है वो नमक घोल रहा हूँ। अब नमक के कण पानी के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होगा उसमें सेटल होते जाएंगे, घुलते जाएंगे, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, नमक पूरी तरह से घुल जाएगा। लेकिन मैंने और नमक घोल दिया, तो अब तो जगह पूरी तरह से भर चुकी है, तो नमक जो है वो घुलना बंद कर देगा। मतलब यहाँ पर नमक क्या है, यहाँ पर नमक विलय है, पानी क्या है, विलायक है। नमक क्या है, विलय है, पानी क्या है, विलायक है। मतलब यानी कि जब मैं किसी विलय पदार्थ को विलायक में घोलता हूं, तो विलय पदार्थ घुलता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि विलय पदार्थ विलायक में घुलना बंद कर देता है ना। जब विलयन में जब विलायक में, विलायक मतलब पानी में, जब विलायक में विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, जब विलायक में, विलायक मतलब पानी, जब विलायक में विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई। जब विलायक में विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं उसमें, परेशानी वाली बात ही नहीं। उदाहरण लो, नमक घोला, एक समय तक घुलता चला गया, उसके बाद घुलना बंद कर दिया। जैसे घुलना बंद किया, और अधिक नमक नहीं घोल सकते ना, बस अब विलयन क्या हो जाएगा हमारा, संतृप्त विलयन हो जाएगा। अब वो नमक और नहीं घोल सकते, अब विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा विलायक में नहीं घोली जा सकती, इसलिए ये विलयन क्या हो गया, संतृप्त विलयन हो गया। फिर उसके बाद दूसरी डेफिनेशन की बात करें यदि, तो उसको बोलते हैं असंतृप्त विलयन। मतलब अभी जो है वो हो सकता है पानी में जो है वो हमने नमक घोला, 1 चम्मच घोला, लेकिन अभी 1 चम्मच घोलने के बाद क्या हुआ, पानी के बीच कणों के बीच जो है वो रिक्त स्थान थोड़ा सा रह गया, है ना। हमारे पास क्या था, नमक जो है वो थोड़ा सा कम था,
नमक जो है, नमक मतलब विलय पदार्थ जो है वो कम था, हमने 1 चम्मच घोला, वो घुल गया, वो पूरी तरह से घुल गया, लेकिन अब हमारे पास नमक खत्म हो गया, तो अब दूसरा नमक हम उसको घोल नहीं पा रहे। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ क्या था आपने इसमें, अभी विलय पदार्थ था नमक। अगर विलय विलायक कंफर्म होंगे तो ये चीज समझ में आ रही होगी, नहीं होंगे तो फिर नहीं आएगी, है ना। विलय विलायक विलयन किसको बोलते हैं वो क्लियर होना चाहिए। विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलय और विलायक। विलायक मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, विलय मतलब जिसको घोला जाता है, विलायक मतलब जिसमें घोला जाता है। नमक पानी का उदाहरण आपको दिया था मैंने। तो असंतृप्त विलयन किसको बोल रहा हूं मैं, जब विलयन में विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, जब विलयन में विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। फिर उसके बाद अति संतृप्त विलयन किसको बोलते हैं, अति संतृप्त विलयन किसको बोलते हैं, अति संतृप्त विलयन मतलब कि अगर हम संतृप्त विलयन में और अधिक मात्रा घोल दें, विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोल दें तो वहां पर जो है वो अति हो जाए। अति अति समझते हो, अति मतलब ज्यादा हो जाना, अति मतलब ज्यादा हो जाना। तो संतृप्त विलयन जिसमें पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती थी, लेकिन हमने विलय पदार्थ और ज्यादा घोल दिया उसमें, तो अब वो घुलेगा नहीं, उसको बोलते हैं हम अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, है ना, मतलब अति हो चुकी है वहां पर। तो ये थे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तो जिसमें से संतृप्त विलयन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, टर्म भी आगे यूज की जाती है, और असंतृप्त विलयन भी यूज किया जाता है। तो संतृप्त विलयन किसको बोलते हैं, जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा और अधिक नहीं घोली जा सकती, उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। मैं उदाहरण के लिए, नमक की मात्रा और अधिक नहीं घोली जा सकती, उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। और जो असंतृप्त विलयन होते हैं उसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, उसको हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसी पर जो है वो बुक में कुछ बातें लिखी हुई हैं, उसको जो है वो घुलनशीलता के बारे में बात की हुई है। इसके बाद एक जो बात हुई है वो न्यूमेरिकल की बात हुई है, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता जो है वो जैसा हमने बोला ना तनु और सांद्र विलयन, वैसे ही जो है वो हमको विलयन की सांद्रता पता करने के लिए, मतलब उसमें तनु है कि सांद्र है, वो कितना गाढ़ा है, वो पता करने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है। विलयन की सांद्रता, यहाँ बराबर का साइन लगना चाहिए था, बराबर का साइन नहीं लगा हुआ, बराबर से विलय पदार्थ की मात्रा डिवाइडेड बाय विलयन की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा डिवाइडेड बाय विलयन की मात्रा। या फिर इसका उल्टा भी, इसका भी अपन दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, विलय मतलब जिसको घोला जा रहा है उसकी मात्रा डिवाइडेड बाय विलायक की मात्रा, विलायक मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसमें घोला जा रहा है उसकी मात्रा। दोनों ही फॉर्मूले यूज किए जाते हैं विलयन की सांद्रता को नापने के लिए। इन फॉर्मूलों की जगह प्रतिशत मात्रा यूज की जाती है, प्रतिशत फॉर्मूले का यूज किया जाता है। पहला किया जाता है विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना हो, यदि अगर हमको उसका द्रव्यमान पता करना हो, द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, तो क्या करते हैं, विलय पदार्थ का द्रव्यमान मतलब जितना पदार्थ हमने घोला उसमें डिवाइड कर देते हैं विलयन का द्रव्यमान, टोटल विलयन का कितना द्रव्यमान है उसको मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमें द्रव्यमान प्रतिशत पता चल जाता है। एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण आपके बुक में दिया हुआ है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक में, विलायक जल में, यहाँ पर विलायक क्या है, जल है, और जल की मात्रा कितनी है 320 ग्राम। 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, नमक को विलय पदार्थ है और हमने उसको 40 ग्राम की मात्रा में घोला गया है, तो हमको विलयन मिल जाएगा। विलायक क्या है, पानी है, विलय क्या है, नमक है, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, विलयन बना लेंगे। तो आपसे पूछा है विलयन की सांद्रता का परिकलन करो, विलयन की सांद्रता कितनी होगी, विलयन की सांद्रता बताना है हमको, है ना। तो आप क्या करेंगे, हमको दिया क्या है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है कि नमक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम नमक घोला गया है। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 320 ग्राम दिया हुआ है। हम जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान, विलयन किससे मिलकर बना होगा, विलय और विलायक से मिलकर बना होगा, तो हमने विलय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस कर दिया विलायक पदार्थ के द्रव्यमान से, विलयन का द्रव्यमान टोटल कितना आ गया, 320 प्लस 40 यानी कि 360 ग्राम। उसके बाद विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो हम जो फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ वो लगा देंगे, टोटल परसेंटेज कितना जाएगा, विलयन का द्रव्यमान परसेंटेज आएगा 11.1%, मतलब कि टोटल विलयन में नमक की मात्रा कितनी होगी, वो 11.1% होगी, बाकी की क्या हो जाएगी, बाकी की पूरी तरह से क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसको समझने में, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन जो है इसको एक बार फिर से कल देखेंगे। आज जो है वो मैंने आपको क्लियरली थोड़ा थोड़ा संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन के बारे में बता दिया,
और आपको जो है वो इसकी स्टार्टिंग दे दी कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। आज मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है क्योंकि अगली क्लास मुझे 10 बजे से स्टार्ट करना है बच्चों की, फिर उसके बाद 12th वाले बच्चों की क्लास रहती है, तो इसके कारण से थोड़ा सा टाइम कम है और आगे भी क्लास की टाइमिंग यही हो जाएगी 9 से 10। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको, है ना। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। ये वाला जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है अपन एक बार कल फिर से स्टार्ट करेंगे। कल फिर से स्टार्ट करके जो है वो परसों जो है वो कल आपको इसको पढ़ा के मैं कल नया टॉपिक फिर से शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे अपन। आज के लिए इतना ही रखते हैं।